नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे एक बार फिर से साप्ताहिक राउंड अप हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन का, खास करके आजकल। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अपने लास्ट फेज में है। 6 फेज हो चुके हैं, 7वां फेज है, 9 जिले। और वो जिले जिनको शायद हम पहले, मैं तो कम से कम पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ये जिले सपा या विपक्ष के लिए सबसे मजबूत जिले हैं। उसमें बीएसपी का भी मैं नाम लूंगा, बीएसपी के लिए हो या सपा के लिए हो, ये मजबूत जिले हैं। आजमगढ़ का नाम एक इसलिए ले ले रहा हूं कि वहां पे पिछली बार 9 में से 8 सीट सपा जीती थी, 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी। तो तो इंपॉर्टेंट जिले हैं। इधर एक चीज एक बहुत साफ साफ दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वो शायद पुतिन इफेक्ट है, रूस और यूक्रेन का वो है। वहां से यूपी का इलेक्शन बिल्कुल गायब हो चुका है और सोशल मीडिया में यूपी का इलेक्शन बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा यूक्रेन और रशिया भी चल रहा है, लेकिन यूपी का इलेक्शन जिंदा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो जैसे यूपी इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। आपको एक फर्क नहीं महसूस हो रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये जो रवैया अपनाया है कि उसने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को बिल्कुल स्क्रीन से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ही नहीं, चुनाव को ही स्क्रीन से पूरी तरीके से हटा दिया। ऐसा लगता है कि पुतिन ने न केवल यूक्रेन पे हमला किया है, बल्कि भारत में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर भी उन्होंने हमला बोल दिया है। ऐसा लगता है। मुझे इस पे बड़ा ताज्जुब है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो चाहते थे उन दोनों को एक जुडिशियस मिक्स, एक समझदारीपूर्ण मिश्रण पेश कर सकते थे, जो यूक्रेन में युद्ध से इस अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ है और उससे भारत भी संकटग्रस्त है। भारत के छात्र वहां फंसे हुए हैं बड़े पैमाने पर। भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर काला साया मंडरा रहा है और महंगाई की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो हैं वो $100 पार करके 114, 116 और उसके ऊपर भी निकल जाने पर आमादा है। तो ऐसे में उस संकट को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन ये कहने के साथ में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत आराम से, बिना किसी खास दिक्कत के, चुनाव की प्रक्रिया को भी एक माकूल स्थान दिया जा सकता था। आज स्थिति यह है कि मैं जब व्यापारिक किसी एक टीवी चैनल पे बैठता हूं, तो वहां पे 6-6, 7-7 घंटे बैठे रहने के बावजूद मुझसे एक भी प्रश्न उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं पूछा जाता। किसी भी नेता का कोई भी भाषण, वक्तव्य, बयान कुछ भी नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक कि मतदान के दिन में केवल बस बीच बीच में 2-3 घंटे बाद एक लाइन सुना देते हैं कि वहां पर अभी तक मतदान का प्रतिशत इतना रहा। इसके बावजूद कुछ भी ना दिखाते हैं, ना कुछ भी नहीं करते। तो ये सब जो हुआ है, इसके पीछे, और ये सभी चैनलों के ऊपर लागू, ऐसा नहीं कोई एक चैनल ऐसा कर रहा हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मुझे आश्चर्य है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास तौर से टीआरपी का खेल है, क्योंकि टीआरपी तो अब उस तरीके से आती नहीं है। जी जब जी। टीआरपी उस तरीके से नहीं आती है, फिर भी ये किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मोदी सरकार को कुछ विशेष रूप से उसकी यूक्रेन संबंधी उपलब्धियों को प्राथमिकता देने के लिए, उभारने के लिए, तो कहीं इस परिस्थिति का निर्माण नहीं किया जा रहा है। मुझे ये भी देखने में नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब एक इलाके में वोट पड़ रहे होते थे, तो नरेंद्र मोदी दूसरे इलाके में भाषण देते हुए नजर आते थे और उनका पूरा वक्तव्य दिखाया जाता था टीवी। उससे भाजपा को निश्चित रूप से चुनावी फायदा होता होगा। अब वो भी नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी का पिछले लंबे अरसे से नरेंद्र मोदी का कोई भी चुनावी भाषण टीवी पर दिखाया गया हो। न विपक्ष के लोगों का कुछ हो रहा है, न नरेंद्र मोदी का कुछ हो रहा है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। ये जो रवैया अख्तियार किया गया है, इस रवैया, अगर अगर नरेंद्र मोदी लोगों के सामने जाके कह रहे हैं कि देखिए हमने यूक्रेन में लोगों को बचा लिया, और अगर आपको देश को शक्तिशाली बनाना है, और अगर आपको यूक्रेन जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली नेतृत्व चाहिए, तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर वो ये सब कह रहे हैं, तो इन सब बातों को टीवी पर प्रचार नहीं मिल रहा है। वो टीवी ठीक। से पूरी तरीके से लापता है। और ये एक असाधारण किस्म की घटना है। जी मैंने टीवी के लोगों से बात करके समझने की कोशिश की, लेकिन ना वो भी इस बात का कोई खास जवाब नहीं दे पाए, और मैं भी इस बात को और नहीं समझ पाया। निश्चित रूप से जो यूक्रेन युद्ध का संकट बहुत गंभीर है, लेकिन भारत में चुनाव हो रहा है और चुनाव के बीच में ही संकट आया है, और चुनाव अपने बिल्कुल अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। अब 7 तारीख को आखिरी वोट पड़ेंगे, उसके बाद 6 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा सब जगह पर। अ, तो ये अच्छा, अब इसी बात को आप देखिए, प्रिंट मीडिया कैसे संबोधित समस्या को कैसे संबोधित कर रहा है।
प्रिंट मीडिया में भी यूक्रेन संकट प्राथमिकता पर छापा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव को उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया हो या चुनाव की खबरें ना छाप रहे हो। चुनाव के विश्लेषण भी पहले पन्ने पे आपको दिख जाएंगे, अंदर के प्रश्नों पे तो खूब जमकर होते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े लेख भी छप रहे हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश में जाति का कितना महत्व है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा लेख आया है कि भाई पिछड़े वर्ग का क्या महत्व है, जाति का क्या महत्व है, सारी बातें प्रकाशित हो रही हैं। तो प्रिंट मीडिया ने वो संतुलन कायम कर पाया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संतुलन कायम करने में पूरी तरीके से नाकाम है। और खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास बहुत ही कम विजुअल्स हैं। युद्ध के जो दृश्य हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। जो दृश्य है उन दृश्यों को उन्हें समझाना पड़ता है कि ये दृश्य है क्या, क्योंकि वो किसी को दृश्य ऐसा होता है जो किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो ये इस परिस्थिति के बावजूद भी दिन रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पुतिन, ज़ेलेंस्की यही सब चल रहा है। हाँ, नहीं, मैं इसको जैसे मैं समझ पा रहा हूं सब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो लीडरलेस हो गया है, क्योंकि उसको अपने विवेक से ये लग रहा है कि शायद क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं कई बार कहता हूं, और इधर मैं चुनाव जब शुरू हो गया और खास करके आखिरी फेज में, मैं पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं, हवा साफ मुझे साफ दिखाई दे रही है कि हवा विपक्ष के पक्ष में है। हवा, कुछ लोग उसको कहते हैं कि बदलाव की है, उसको जैसे भी आप कह लीजिए। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शायद ये बात समझ में आ गई है। जब ये यूक्रेन समस्या शुरू हुई थी, मैं आपके साथ शेयर कर लूं, उस दिन मेरे कहीं से कुछ बच्चों ने कहीं से अप्रोच किया, उन्होंने देखा होगा, वो आया, मैं उनको फोन किया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉलिंग की, मैंने वो 10 मिनट का वीडियो बना के, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैंने कुछ लोगों को भेजा, फिर मुझसे कहा गया कि आप जयशंकर साहब को ट्वीट कर दिया, मैंने उनको कर दिया, लेकिन बच्चों का कुछ हुआ नहीं। और मुझे कहीं ये लग रहा था कि मैं उनके साथ बेईमानी कर रहा हूं, क्योंकि उनका हर 1 घंटे पे फोन आ रहा था कि वो कह रहे थे अंकल क्या करें, अंकल क्या करें। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अब कहा भाई मैं इतना कर सकता हूं, मैं देख रहा हूं मैं क्या करता हूं। और मैं कहीं ना कहीं अपने को अभी भी दोषी मानता हूं कि मैं उनका कोई बहुत मदद नहीं कर पाया था। इसको मैं आपको इसलिए ये लंबा बता रहा हूं कि जब मोदी जी ने एक ये शुरू किया कि नहीं, शुरू में ये एक स्टैंड ये लिया बीजेपी ने कि हमसे क्या मतलब, वो पैसे वाले हैं, चले गए हैं तो हम क्या करें। फिर इनको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, मतलब है, लोग इसमें बच्चे फंसे हैं, लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि केवल ये इन 20,000 बच्चों का नहीं, 11.5 लाख बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो सबकी साइकोलॉजी एक ही है। वहां से मुझे लगता है कि इन्होंने फिर अबाउट टर्न किया और फिर मंत्री भेजने लगे। वो कंफ्यूजन को शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका चुनाव पे, मुझे बिल्कुल डायरेक्टली चुनाव पे इसका असर पड़ रहा है कि सोशल मीडिया एक दूसरी एक्सट्रीम ले लिया है। सोशल मीडिया ने एक्सट्रीम ले लिया है कि जो बच्चे वहां से आके कंप्लेन कर रहे हैं सरकार की, सिर्फ वही दिखा रहा है। देखिए, शुरू में क्या था, शुरू में बहुत ही चुनिंदा तरीके से ऐसे मेडिकल छात्रों से इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे जो सरकार को धन्यवाद देते थे वगैरह वगैरह, उनके साथ सरकार ने बहुत अच्छा किया। अब वहां पर शिकायतें होने लगी हैं। लोग कह रहे हैं जो ऑपरेशन गंगा आप चला रहे हैं, ये ऑपरेशन गंगा आप काफी पहले चला सकते थे। जो एडवाइजरी जारी की गई लोगों को, उस एडवाइजरी को काफी पहले जारी किया सकता था। काफी देर असल में इन लोगों ने कर दी। अगर ये देर न करते तो आज इतनी भगदड़ नहीं मचती, और आज जो हमारे बच्चे वहां बहुत बुरी तरह संकट में फंसे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे तो जिंदगी और मौत की लड़ाई सी लड़ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, और वो धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी वो उनके जो फौजी दांव पेच हैं, उनका हिस्सा उन्हें बना लिया गया है। आज अखबार में ये खबर है कि यूक्रेन ने कितने हजारों छात्रों को एक तरह से अपनी ढाल बना लिया है, और ढाल बना के वो खाने की सप्लाई भी उनकी रोक दी है। वो एक जगह फंसे हुए हैं, और चाहे रूस उधर हमला न कर पाए, इसलिए उन बच्चों को जानबूझ के वहां रोका जा रहा है। ट्रेन पे जब बच्चे चढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे यूक्रेनियों को तो चढ़ा दिया जाता है, स्त्री पुरुषों को, लेकिन बच्चों को वहां से धक्का मार के भगा दिया जाता है, खदेड़ा जा रहा है भाई, खदेड़ा जा रहा है। ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति की जिम्मेदार काफी हद तक तो नहीं, मैं कहूंगा एक हद तक निश्चित रूप से भारत सरकार है, जिसने इस परिस्थिति का सही आकलन नहीं किया। खुफिया सूत्रों द्वारा पता चला है कि जनवरी में ही यूक्रेन ने योजना बना ली थी कि उसे रूस के ऊपर हमला करना है, और 6 मार्च की एक तारीख आई है उन खुफिया सूत्रों में, 6 मार्च तक ये युद्ध चलेगा, और 6 मार्च कल है। हो सकता है कि कल या कल एक आध दिन में यूक्रेन
अपना कब्जा यूक्रेन के ऊपर रूसी कब्जा पूरा हो जाए और यूक्रेन जी का जो प्रतिरोध है वो ढह जाए, निष्प्रभावी हो जाए। ये बात सही है कि उसके बाद भी पार्टीजन वार या छापामार युद्ध वहां चलता रह सकता है, क्योंकि वहां पे हजारों हजारों राइफलें जनता के बीच में बांटी गई हैं। और जहां जहां फौजी प्रशासन स्थापित होगा रूसी सेनाओं द्वारा, उसके खिलाफ छापामार चलना बहुत ही स्वाभाविक है। तो एक तरह से कहा जाए कि पुतिन का ये दावा पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है कि यूक्रेनियों में कोई अपने राष्ट्र की अलग चेतना नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा था, ये लोग भी तो रूसी रूसी राष्ट्र के अंग हैं, इनके अलग राष्ट्र को मैं मानता नहीं देता। राष्ट्रपति बुश से उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन को अलग देश के रूप में नहीं देखते, वो तो व्लादिमीर इलिच लेनिन ने ये देश बनाया था और इसका पूरा निर्माण रूस ने किया है। लेकिन ये बात हो सकता है ऐतिहासिक रूप से उनकी बात ये सही हो, मैंने इस विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आज की स्थिति में जब राष्ट्रवाद का चारों तरफ बोलबाला है, यूक्रेन एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है, वहां की जनता और वहां का राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रीय चेतना का परिचय दे रहा है और उसी के प्रभाव में पूरा जो प्रतिरोध युद्ध है रूसी सेनाओं के खिलाफ यूक्रेन में, उसी राष्ट्रीय चेतना के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें दो बातें कहनी जरूरी हैं। एक जो मैं कह चुका हूं, मैं केवल उनको दोबारा बोलकर रेखांकित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि भारत सरकार ने मेडिकल छात्रों को वहां से निकालने में लायक-लाली दिखाई, काफी देर की। एडवाइजरी पहले जारी की जानी चाहिए थी। अब वहां पर मंत्रियों को भेजकर वहां पर जो वो एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुख्य तौर पर एक प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई है, सरकार की एक बचाव की कार्रवाई है। इससे सरकार को कोई ब्राउनी पॉइंट्स या कोई विशेष अंक मिलने वाले हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो संतुलन कायम करने में नाकाम रहा है जो कि प्रिंट मीडिया दिखा रहा है। चुनाव को पूरी तरीके से स्क्रीन पर गायब कर देना, भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया के साथ न्याय न करना है। उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। भाई, आप अगर 60%, 70% टाइम आप यूक्रेन युद्ध को दे सकते हैं, तो कम से कम 25-30% टाइम तो आप चुनावी प्रक्रिया को दे सकते हैं। वो भी नहीं मिल रहा है। चुनावी प्रक्रिया को जो समय मिल रहा है वो जीरो है। जी, अब मैं उसी तालमेल को मिलाने के लिए मैं अब जरा उत्तर प्रदेश आ जाऊं। उत्तर प्रदेश में मैं एक प्रश्न बार-बार, क्योंकि मैं कहीं पे भी जब मतलब प्राइवेट बहस हो या पब्लिक बहस हो, एक चीज लोग कहते हैं कि नहीं अखिलेश का 33% से ज्यादा वोट नहीं है, 33। और दूसरा ये कहते हैं कि बीजेपी का 39% था 17 में, तो कम कैसे होगा। मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कि 2012 में बीजेपी को 15% वोट मिले थे और वो बढ़ के उसमें 24% का इजाफा हुआ, वो 39% हुए थे 2017 में। तो अगर कहीं पे वोट 24% बढ़ सकते हैं, तो ये कौन सा नियम है कि वो 24% घट नहीं सकते हैं? मतलब मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, पिछले चुनावी आंकड़े हमेशा ही एक हम लोगों को चर्चा करने का एक मौका देते हैं, समीक्षा करने की, तुलनात्मक समीक्षा का मौका मिलता है। तो वो पिछले चुनावी आंकड़ों को दोहराते रहना या उनका हवाला देते रहना एक खास शगल है जो कि समीक्षकों ने अपना लिया है। देखना ये चाहिए कि पिछली बार से आज की परिस्थिति भिन्न किस तरीके से है। निश्चित रूप से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जो 24% वोट बढ़े थे, वो इसलिए बढ़े थे क्योंकि बड़े पैमाने पर गैर यादव पिछड़ी जातियों ने और गैर जाटव दलित जातियों ने उन्हें वोट दिया था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों, गुजरों, सैनियों, इन सबके वोट भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिले थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हो सकता है भाजपा के समर्थक कहें नहीं, जाटों के सारे वोट हमारे पास से नहीं गए, लेकिन वो सभी मानते हैं कि जाटों का एक बड़ा हिस्सा उनके पास से चला गया है। वो सभी मानते हैं कि गुर्जर वोटों में विभाजन हुआ है। वो सभी मानते हैं कि सैनी वोट उन्हें पिछली बार की तरह प्राप्त नहीं हुए हैं। वो सभी मानते हैं कि त्यागी वोट उन्हें पिछली बार की तरह प्राप्त नहीं हुए हैं। वो सब मानते हैं कि मौर्यों के वोट पिछली बार की तरह उन्हें नहीं मिलेंगे, उन्हें राजभरों के वोट पिछली बार की तरह नहीं मिलेंगे, उन्हें अति पिछड़ी जातियों के वोट पिछली बार की तरह नहीं मिलेंगे। वोट या तो विभाजित हो जाएगा या पूरी तरीके से उनका साथ छोड़कर चला जाएगा। ये मानने के बावजूद भी वो लगातार अगर वही 39% का आंकड़ा दिखाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बचकानी किस्म की हरकत है भाई जी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम सरकार बना लेगी, उसको 250 सीटें मिल जाएंगी, तो वो ये नहीं बताते और साथ में वो ये भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के चुनाव परिणाम में इस बार काफी सुधार होगा। भाई, काफी सुधार का मतलब है पिछली बार 50 के आसपास सीटें मिलेंगी, इस बार कम से कम
भाजपा के मुताबिक 100-125 सीटें मिलनी चाहिए उनको, जो भाजपा की जी क्लेम। तो वो 100-125 सीटें कैसे मिलेंगी उनको भाई? वो 100-125 सीटें तभी तो मिलेंगी जब उनके वोट परसेंटेज बढ़े, उनको कहीं ना कहीं से वोट मिले। वो वोट कहां से आएगा? ऊंची जातियां तो सपा को वोट नहीं देंगी। जाटा जो बीएसपी आधार है वो तो सपा को ज्यादा वोट नहीं देने वाले हैं, तो वो सीटें कहां से आएंगी? वो वोट प्रतिशत कहां से आएगा? वो अति पिछड़ी जातियों से ही आएगा वोट वोट प्रतिशत। वो गैर यादव पिछड़ी जातियों से ही वोट प्रतिशत निकल के आएगा। और जब वो इनको वोट मिलेगा, इसका मतलब वो वोट भाजपा में जो गया था वो नहीं जाएगा। तो ना तो इसमें भाजपा की लहर होने के दावे का भी खंडन हो जाता है, और साथ में इस बात का भी खंडन हो जाता है कि भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो इतना वोट उनकी सरकार से, उनके उनके खाते से कैसे निकलता? जी मैं अब मैं एक और एक बात चीज कही और। जा रही है ना जी, एक और जी बात कही जा रही है। कहा जी जा रहा है कि स्त्रियों के वोट पूरे चुनाव परिणाम को पलट देंगे, और जी पलट के सारा का सारा वो भाजपा के पक्ष में चला जाएगा। जी यानी हर स्त्री भाजपा को वोट देगी, जी दूसरे पक्ष को स्त्री का वोट मिलेगा ही नहीं। अब इस तरह की दावेदारियों का क्या किया जाए? जी जी नहीं, क्योंकि मैं दो चीज सीएनआरसी में मैं खुद गया हूं उस घंटाघर पे, और यहाँ पे उजरियाओं गांव में, जो मतलब मुझे तो ये थोड़ा हंसी आती है जब कोई ये कहता है कि सारी मुस्लिम महिलाएं वोट देने जा रही हैं बीजेपी को। वो मुझे तो इसका देखिए, कोई। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सारे वोट खुद ले लिए हैं। हाँ हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री एक चीज प्रधानमंत्री जी ने जी अपने एक जादुई भाषण दिया है, जी जिसमें सारी स्त्रियों, सारी मुस्लिम स्त्रियों के वोट उन्होंने प्राप्त कर लिए। जी अब एक दो चीजें मैं जरा समझना चाहूं। एक स्टेटमेंट लगातार आ रहा है, और पिछले 4 से आज भी सुबह अमित शाह साहब आए हैं कि वो 6 फेज में हमने बिल्कुल स्वीप किया है, अब 7वां भी हम स्वीप कर लेंगे। और लेकिन एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, वो एक बार बार कहना सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो मैं इसको इसलिए, ये क्या ये दिखा रहा है कि उनकी कमजोरी दिखा रहा है भाजपा की कि सीटें कम आ रही हैं, कि उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे? देखिए, ये दोनों बातें अंतर विरोधी हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने 6 दौर पूरी तरीके से जीत लिए हैं। अगर आपने 6 दौर पूरी तरीके से जीत लिए हैं, तो ये वाक्य कैसे निकल के आता है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे? इसका मतलब ये है कि आपके सरकार बनाने में कहीं कुछ शक है, आपको बहुमत प्राप्त होने में कहीं शक है, इसलिए आपको बार-बार ये बताना पड़ रहा है, दावा करना पड़ रहा है कि सरकार आप ही बनाएंगे। जी इस तरह की दावेदारियां पहले नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो भाषा है, और उनके नेताओं की जो देह भाषा है, जिस तरीके की वो लोग बातें कर रहे हैं, वो ही अपने आप में चुगली खाता है कि कहीं ना कहीं उनकी चुनावी मुहिम जो है वो सांसत में पड़ी हुई है, जी और वो जी समझ नहीं पा रहे हैं कि कम से कम ऐसी दावेदारियां कैसे करें जिनके अंदर एक रणनीतिक निरंतरता हो, और उस रणनीतिक निरंतरता का भी उनके अंदर अभाव है। जी मैं एक चीज इसी से जरा रिलेटेड है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब से टेलीप्रॉम्प्टर हटा है तब से वो थोड़ा मुश्किल आ गई, क्योंकि आदत पड़ गई हमारे मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर देख के। उन्होंने 4-6 दिन पहले एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर मोदी का नमक खाया है, कुछ मोदी का नमक खाने पे किया था, और उसको बिल्कुल प्रियंका गांधी ने लपक लिया, जैसे वो लूज बॉल नहीं होती है, जो एक बॉल होती है नो बॉल के बाद फेंका जाता है जिसमें आपका कैच ऐच नहीं माना जाएगा। उन्होंने उसको पकड़ के उन्होंने उस पर किया कि ये शर्म नहीं आती है और ये नमक खाया फलाना, उन्होंने खूब लेक्चर दिया प्रियंका गांधी ने। कल मोदी जी को बैकफुट पे आके, मैंने बहुत कम देखा है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि मोदी जी आके फिर तुरंत कह रहे हैं नहीं नहीं भाई वो तो नमक आप लोगों का मैंने खाया है। वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हुए। ये क्यों गलती हो रही है मोदी जी से, भाषण में क्यों गलती हो रही है? देखिए, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती तो उनकी वो थी कि साइकिल में बम लगाने वाली, जी 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 जिसका चुनाव जो जांच अधिकारी था, जांच अधिकारी ने उसका खंडन कर दिया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि भाजपा और मोदी जी उस बात को भूल ही गए हैं बिल्कुल, जैसे जी उन्होंने कभी कही ही ना हो। कहीं नहीं, हाँ। ये तो मीडिया की कमी है कि उन्होंने उस सवाल पे इन लोगों को ग्रिल नहीं किया, इन लोगों को आड़े हाथों नहीं लिया। अगर और कोई निष्पक्ष मीडिया होता तो इसी बात पे इनकी धज्जियां बिखेर दी जाती। जी और जी उसके बाद जब मोदी जी ने कहा है कि मोदी का नमक खाया है, ये बात देखिए, अपने आप को प्रधान सेवक कहते रहे हैं वो। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, जिसकी वो सेवा करता है, उससे वो कैसे कह सकता है कि हम सेवक का वो नमक खाए? नहीं, तो ये पिछली बार स्टेटमेंट आपने तो ठीक था। आपने पिछली बार इस पे बिल्कुल ठीक से एक बताया जी, था लास्ट वाले जी, कन्वर्सेशन में। जी जी, जी, जी। तो ये मोदी जी की इस चुनाव में बहुत गलतियां की हैं, और इसी तरह की गलतियां उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी की थी। पश्चिम जी बंगाल के चुनाव में उनकी पूरी शैली थी,
वो इतनी अपमानजनक शैली थी जिस शैली में वो भाषण दिया करते थे, और उसका जवाब बंगाल की जनता, बंगाल में लोग बहुत बुरा मानते थे उस शैली को। ये समझते थे कि हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे जो इसी तरह आप देखिए दिल्ली के चुनाव में उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल को नक्सली, अराजक वगैरह तमाम कहा था, जनता ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी कहने पे कोई, मैं ये मानता हूं ये मोदी डिविडेंड है, ये एक माइथोलॉजी है, ये एक बनाया गया है जिसको जिस तरह मोदी ने कर दिखाया, मोदी आ गए, मोदी ने पूरा चुनाव पलट दिया, मोदी के आने से पूरी लहर चल गई। अब आप देखिए ना कि वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनारस में 3 दिन तक लगातार टिका रहा। मुझे तो जी जो अंदर से थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, जो आप कह सकते हैं टूटी फूटी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी में तो ये कहा गया है कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को दे दीजिए। वो केवल अपनी शख्सियत को सामने रखकर, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके खुद को दांव पे लगाएं, ताकि वहां पर जो हमारी करारी हार होनी है उतनी करारी हार हमारी ना हो। इसको कहते हैं होल्डिंग ऑपरेशन। तो वो होल्डिंग ऑपरेशन करने की वहां पे कोशिश की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों पक्षों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समाजवादी पार्टी ने वहां पर बेहतरीन परिणाम हासिल न किए तो फिर उनका जो सरकार बनाने का दावा है वो धूल भूसरित हो जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत मेहनत नहीं की और समाजवादी पार्टी को बहुत आगे बढ़ने से नहीं रोका, तो भारतीय जनता पार्टी की मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल एक तरह से वो पराजय की तरफ बढ़ जाएंगे। नहीं, मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं, देखिए 53-54 सीटें बची हैं। 50 ओवर के मैच में या 20 ओवर के मैच में 15-16 ओवर निकल चुके हैं। अब आपको 2-3 ओवर में 100 रन बनाने हैं, जो देखने से इंपॉसिबल लग रहा है। 53 में आप क्या कर लेंगे? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मुझे जो लग रहा है, मुझे दूसरी चीज लग रही है। ये मैं सारे नेताओं को, कई नेताओं को मैंने भी देखा है पास से, आपने मुझसे ज्यादा देखा है। एंड ऑफ द डे नेता बहुत स्वार्थी होता है। इसमें मैं बिल्कुल खुलेआम कहता हूं, नेता को अपनी ये लगती है अपनी इमेज खराब ना हो। मुझे ये लग रहा है कि बनारस में क्योंकि बनारस में कुछ सीटें जो मोदी जी के पार्लियामेंट्री में आए वो गड़बड़ हो रही हैं। तो आज की तारीख में मोदी जी को यह है कि कहीं कुछ हो जाए, मेरी सीट पे मामला ठीक रहे, वो उसमें ज्यादा परेशान है कि वहां से अगर गड़बड़ हो गया तो ठीक। क्योंकि बाकी जगह में क्या हो जाएगा भाई, भाजपा अगर मान ली 10 जीतने वाली थी 15 जीत लेगी, कोई 10 जीतने वाली थी 40 थोड़ी जीत लेगी जाके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल अपनी बनारस की पार्लियामेंट सीट पे ही कंसंट्रेट करके वहां पे लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे देखिए, अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन बातों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशेष रूप से अयोध्या की चिंता थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशेष रूप से अयोध्या की चिंता थी। उनका फोकस ये था कि कहीं अयोध्या हम बुरी तरीके से न हार जाएं, क्योंकि अतीत में भी अयोध्या हारते रहे हैं, तो हार जाए, इसलिए वो सब लोग अब नरेंद्र मोदी जी को चिंता केवल बनारस की है जी। अब पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता कौन करेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि भाजपा के समर्थकों को पूछना चाहिए। और भाजपा के ऐसे बहुत से समर्थक हैं जिन्हें आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत प्रिय है, और वो मानते हैं कि वहां पर 1984 जैसी भाजपा समर्थक लहर चल रही है। 1984 में कांग्रेस के समर्थन में लहर चली थी, उस तरह की लहर भाजपा के समर्थन में चल रही है। या 1970 में जिस तरीके से जनता पार्टी के समर्थन में लहर चली थी, उस तरह की लहर चल रही है। यानी उस लिहाज से उनको फिर से 300 सीटें मिल जानी चाहिए। तो अगर उनको फिर से 300 सीटें मिल जानी चाहिए तो फिर अखिलेश की सीटें कैसे बढ़ेंगी? अगर भाजपा 300 सीटें जीतेगी तो फिर तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उसी हालत में आ जाएंगे जिस हालत में 2017 में थे। एक तरफ तो वो लोग ये भी मान रहे हैं कि इन लोग अखिलेश की सीटें बढ़ेंगी, उनका प्रदर्शन बढ़ा होगा, सभी सर्वेक्षण कह रहे हैं, सब लोग इस बात में एक मत हैं कि उनकी 125-150 सीटें तो उन्हें मिलेंगी। और फिर सवाल ये 125 सीटें अगर उन्हें मिलेंगी तो वोट कहां से आएंगे? मैं बार बार इस बात की तरफ जोर दे रहा हूं, वोट कहां से आएंगे? जी, मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न बहुत जल्दी में, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक, पहले हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहे थे कि भाई ये मौसम विज्ञान है, लेकिन एक और मौसम वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होते हैं अधिकारी। उत्तर प्रदेश में 2-3 चीजें अभी पिछले 4-5 दिनों में हुई। एक आप सबने देखा था, वो अयोध्या वाले जो डीएम साहब थे, उन्होंने अपना भगवा से हरा करवाया, फिर शायद कहीं डांट पड़ी होगी तो लाल करा दिया। अब लाल किसकी डांट से कराया ये नहीं मालूम। फिर दूसरा एक इंडिकेशन ये मिला कि जो अखिलेश यादव जी जिस घर में रहते थे,
जहां से वो एक्स चीफ मिनिस्टर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से सारे चीफ मिनिस्टर से घर खाली कराए गए थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर से उन्होंने खाली किया था और उसमें उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए थे भाजपा ने, उसकी रंगाई पुताई होने लगी। जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क जो लखनऊ की एक तरह से शान है और जिसको समाजवादी पार्टी ये मानती है और वो अच्छे बने भी हैं, लेकिन उसके जो रंग रोगन हो रहा है, साउंड सिस्टम खराब था। मैं वहां सुबह टहलने जाता हूं तो वहां साउंड सिस्टम बन रहा है, लाइटें चेंज हो रही हैं। तो क्या ये भी कहीं इंडिकेशन है, ये भी कुछ मौसम विज्ञान बता रहा है कि मौसम कैसा आने वाला है? ये बात तो एक उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी तंत्र ने अपने आप को तटस्थ घोषित कर दिया है। उसे जिस तरीके से सरकार की मदद करनी चाहिए थी उस तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरीके से पुलिस की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि पुलिस का भी मानना यह है कि परिस्थितियां वैसी नहीं रही जिस तरह की परिस्थितियों की भाजपा उम्मीद कर रही थी। और पुलिस की तरफ से एक ऐसा आंकड़ा भी दिया जा रहा है पुलिस अफसरों की तरफ से, जो आंकड़ा भाजपा समर्थकों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। जी जी। तो अगर पुलिस और अधिकारी इस बात पर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है, तो संकेत बहुत खराब है। जी नहीं, इसी में अधिकारी का बता दूं, नेपथ्य में आलोक रंजन जी ने काफी कुछ काम किया समाजवादी पार्टी के लिए, उनका पूरा मैनिफेस्टो ही बनाया है। और जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो उस दिन वो पहले बार दिखाई पड़े, मतलब अखिलेश यादव जी के साथ। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से अधिकारी उनके थ्रू अब पैरवी करवा रहे हैं। एक हमारे लंबे वाले साहब हैं, उनका फोन शायद अखिलेश यादव जी ने ब्लॉक कर दिया है, ऐसा कुछ पत्रकार लोग कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हवा चेंज हो रही है, इसका तो इंडिकेशन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, फिर भी मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी भविष्यवाणियां जो है वो संयम के साथ करें, क्योंकि अंततः हर भारत में हर चुनाव बम्बैया फिल्म की तरह होता है। कोई नहीं कह सकता है कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। आपको याद है कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अचानक परास्त हो गई, तो धर्मेंद्र, जो कि बीकानेर से एमपी थे, उन्होंने क्या कहा था? धर्मेंद्र कहा था, हम तो समझते थे फिल्म सुपर हिट है, लेकिन तो फ्लॉप निकली। हाँ, तो ये हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने वैसे पिछले 7-8 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, जहां भाजपा की जमीन बहुत मजबूत मानी जाती थी और है भी, भाजपा चुनाव हार जाएगी तब भी उसकी जमीन बहुत मजबूत रहेगी, वहां पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने तरह के लोगों को बोलते हुए सुना है। जी जी। चाहे वो सरकारी तंत्र में से लोग आ रहे हो, चाहे पुलिस में से लोग आ रहे हो, चाहे ब्राह्मणों में से लोग आ रहे हो, चाहे जाटों में से लोग आ रहे हो, जो लोग भाजपा के निष्ठावान समर्थक हुआ करते थे, उनमें से कईयों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लेकिन मौसम अगर बदल रहा है और अगर बारिश के या जाड़े के आसार हैं तो बरसाती या रेनकोट और गर्म कपड़े लेके निकलना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो तब तक शायद स्थिति बिल्कुल, शायद क्या, तब तक स्थिति साफ हो चुकी होगी और फिर हम लोग तब उस समय हम लोग करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, उस समय हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।